जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स कॉर्नर में। दोस्तों, हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन पूर्ण कर लिया है। ये वीडियो हड़प्पा सिविलाइजेशन की होने वाली है। इससे पहले की 4 वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो हमारे हिस्ट्री प्लेलिस्ट में जा करके प्रागैतिहासिक काल की चारों वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। यह वीडियो पूर्णतः हड़प्पाकालीन संस्कृति की होने वाली है दोस्तों। ये अर्धऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में, नाम याद रखेंगे दोस्तों, चार्ल्स मैसन ने 1826 में हड़प्पा नामक स्थल से एक प्राचीनतम साक्ष्य के अवशेष मिलने के प्रमाण की पुष्टि की, जिस कारण इस स्थल का नाम हड़प्पाकालीन सभ्यता रखा गया दोस्तों। इसके बाद में भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है दोस्तों। अलेक्जेंडर कनिंघम, इसका हम लोग अध्ययन पहले भी कर चुके हैं, भारतीय पुरातत्व के विभाग के जन्मदाता थे दोस्तों। और इसका श्रेय उस समय के वायसराय लॉर्ड कर्जन को जाता है दोस्तों। 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल थे। इनके सानिध्य में राय बहादुर साहनी ने सन 1921 में हड़प्पा की और राखलदास बनर्जी ने सन 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा सभ्यता का नामकरण। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता इसको इसलिए कहा गया क्योंकि इसका पहला साक्ष्य जो है वो हमें हड़प्पा सभ्यता से ही प्राप्त हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता। यह इसलिए कहा गया सिंधु सभ्यता इसे क्योंकि यह सिंधु नदी के आसपास हमें इसके अधिकतम स्थल देखने को मिलते हैं दोस्तों, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया दोस्तों। नेक्स्ट है, इसे कुछ विद्वानों ने सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी संबोधित किया है। उसका रीजन यह है कि कुछ लोगों का मानना है, कुछ विद्वानों का, कि पहले कभी सिंधु घाटी और नकंगा नदी के बीच में सरस्वती नदी बहा करती थी, जिससे यह सिंधु सरस्वती सभ्यता भी इसे संबोधित करते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कांस्य युगीन सभ्यता। यूनान वासियों, सिंधु वासियों ने सर्वप्रथम तांबे में टिन मिलाकर कांस्य की रचना की थी। कांस्य का जो आविष्कार किया था दोस्तों, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया दोस्तों। प्रथम नगरीय क्रांति दोस्तों, क्योंकि यह इससे पहले कोई भी सभ्यता नगरीय नहीं थी, यह पहली नगरीय सभ्यता थी, इसलिए इसे नगरीय क्रांति या नगरीय सभ्यता भी कहा गया दोस्तों। और इसका जो काल निर्धारण है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व सर्वमान्य है दोस्तों। कई वैज्ञानिकों ने, विद्वानों ने अलग अलग काल इसका दिया है, लेकिन जो सबसे मान्य वर्ष है दोस्तों वह 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में इसका नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों सिंधु सभ्यता का काल, जिसमें से पहला है दोस्तों सिंधु हड़प्पा काल, दूसरा है परिपक्व हड़प्पा काल, तीसरा है उत्तर हड़प्पा काल। सिंधु हड़प्पा काल का जो काल है दोस्तों वो 3500 बीसी से 2600 बीसी तक है। इसमें जो प्राप्त प्रमुख क्षेत्र है वो है कोटदीजी, दमसादाता, आमरीनाल व सिसवल। ठीक है दोस्तों, यह सिंधु हड़प्पा काल में प्राप्त प्रमुख स्थल हैं। नेक्स्ट है दोस्तों परिपक्व हड़प्पा काल, यह 2600 बीसी से 1900 बीसी ईसा पूर्व तक है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो प्राप्त प्रमुख स्थल हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौंदड़ो, लोथल, कालीबंगा व बनावली हैं दोस्तों। तीसरा है दोस्तों उत्तर हड़प्पा काल, जो 1900 बीसी से 1300 बीसी तक है। इसमें प्राप्त प्रमुख स्थल रोजदी गुजरात और राखीगढ़ी हरियाणा है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। हड़प्पा सभ्यता उत्तर से दक्षिण तक 1400 किलोमीटर और पश्चिम से पूरब 1600 किलोमीटर फैली हुई सभ्यता है दोस्तों। इसको अगर हम इसके स्थलों के सीमा को आपस में मिलाएंगे तो एक त्रिभुजाकार आकृति दोस्तों बनेगी। ठीक है, और इसके बाद में इसका जो सबसे पश्चिमी हिस्सा है वो बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। सुतका गेंडोर, ये दास नदी पर स्थित है दोस्तों। सुतका गेंदोर डास्क नदी पर स्थित है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों सबसे उत्तरी हिस्सा जम्मू कश्मीर में मांडा है दोस्तों, अखनूर जिला में, और ये चिनाब नदी पर स्थित है। सबसे पूर्वी हिस्सा दोस्तों आलमगीरपुर है, जो मेरठ जिला में उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी पर स्थित है दोस्तों। सबसे दक्षिणी हिस्सा दैमाबाद है, जो अहमदनगर जिला में स्थित है, और यह गोदावरी नदी की शाखा प्रवरा नदी पर दोस्तों स्थित है। इस प्रकार हमने इसका हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देखा दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों नगर विन्यास पद्धति। यह जाल पद्धति ग्रिड सिस्टम पर आधारित है। एक दूसरे को समकोण पर काटती सीधी रेखाओं को जाल पद्धति कहते हैं दोस्तों। इसमें इस प्रकार से होता था कि सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी दोस्तों, ऐसे। तो ये इस प्रकार की संरचना को ग्रिड पद्धति कहा गया है दोस्तों। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों नियोजित शहरी केंद्र।
शहर इसमें इस प्रकार से नियोजित होते थे। जो पश्चिमी क्षेत्र होता था वह अधिक ऊंचाई पर होता था, जो पूर्वी टीला होता था वह कुछ कम ऊंचाई पर होता था। जो पश्चिमी क्षेत्र था जो अधिक ऊंचाई पर था उसे दुर्ग की संज्ञा दी गई है और इस पे पुरोहित वर्ग रहता था दोस्तों। और जो निचला शहर था वह उस पे व्यापारिक और नागरिक, सैनिक व शिल्प वर्ग इस यहाँ पर रहते थे दोस्तों। और इन दोनों वर्ग जो धार्मिक अनुष्ठान होते थे उस समय आपस में मिलते थे दोस्तों। इस प्रकार जो शहर है वो दो प्रमुख भागों में विभाजित था दोस्तों। ठीक है। और कि अपवाद जो है वह धौलावीरा में है, जहाँ पर इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है: दुर्ग, मध्य किला और निचला किला। दुर्ग नगर, मध्य नगर और निचला नगर, इस प्रकार इसे 3 भागों में विभाजित किया गया दोस्तों धौलावीरा को। धौलावीरा इसका अपवाद स्वरूप है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट है चौदहो, जो एकमात्र ऐसा नगर है जो दुर्गीकृत नहीं था, जिसमें दुर्ग नहीं था दोस्तों, ऊंचा वाला भाग नहीं था, सभी भाग सामान्य ऊंचाई पर थे। इस प्रकार चौदह जो है एकमात्र अपवाद है जिसमें दुर्ग नहीं था दोस्तों। और इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों वो ईंटों का प्रयोग। सिंधु सभ्यता में ईंटों का अनुपात लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में 4:2:1 था। ये महत्वपूर्ण रेशियो है दोस्तों, परीक्षा में पूछा भी गया है। इस रेशियो को हम लोग बहुत ही ध्यान रखेंगे इसका। सिंधु सभ्यता में ईंटों का जो अनुपात था वो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 4:2:1 के रेशियो से था दोस्तों। इसके बाद में हम लोग देखते हैं ईंटों का किस प्रकार प्रयोग होता था। जैसे कच्ची ईंटों का प्रयोग रक्षा, दीवार, चबूतरा और सड़क बनाने में प्रयोग होता था दोस्तों। पक्की ईंटों का विशाल भवन निर्माण में होता था, जो घर बनाते थे उसमें पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। फन्नीदार ईंटों का प्रयोग जल निकासी व्यवस्था में फन्नीदार ईंटों का प्रयोग होता था। ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों कि फन्नीदार ईंटों का प्रयोग कब किस स्थान पर हुआ है। इसके बाद में अलंकृत ईंटों का जो उपयोग है वह एकमात्र कालीबंगा में देखने को मिलता है दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अलंकृत जो ईंटें हैं वो हमें सिर्फ कालीबंगा में देखने को मिली हैं। एल आकार की ईंटें मकान के किनारे, मकान के बाहरी हिस्से व मल निकास की व्यवस्था के लिए एल आकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था दोस्तों। हमने ईंटों का देखा। अब नेक्स्ट है दोस्तों वास्तुकला। नेक्स्ट पॉइंट, भवन निर्माण की कला को वास्तुकला कहते हैं दोस्तों। भारत में वास्तुकला का जो आरंभ है वह सिंधु वासियों ने ही किया है। तो हमें इस प्रकार का सौभाग्य प्राप्त है कि हम ही भारतीयों ने वास्तुकला का जो है प्रारंभ किया है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और इस सभ्यता में नगरों के अवशेषों, नगर विन्यास का परिचय मिलता है दोस्तों। अवशेषों से नगर विन्यास का परिचय मिलता है। और नगर की रक्षा के लिए चारों तरफ मजबूत प्राचीर बनाया जाता था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और जिनके किनारे किनारे नालियों की व्यवस्था थी दोस्तों। ये बहुत ही उन्नत प्रकार के नगर हुआ करते थे दोस्तों। इस प्रकार है कि इस घरों का निर्माण एक सीधी सड़कों के किनारे व्यवस्थित रूप से किया जाता था। इनके दरवाजे गलियों या सहायक सड़कों में खुलते थे। भवन 2 मंजिल भी होते थे। घरों में कई एक सेकंड दोस्तों, घर में कई कमरे, रसोई घर, स्नान घर व बीच में आंगन की व्यवस्था होती थी दोस्तों। बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से दोस्तों यहाँ पर घरों की रचना होती थी। ये बीच में आंगन हो गया, यहाँ पर कमरे हो गए, यहाँ पे कमरे हो गए, यहाँ पर स्नानागार हो गया और यहाँ पे रसोई घर हो गया। इस प्रकार से यहाँ की व्यवस्था होती थी दोस्तों। और बीच में आंगन हो गया दोस्तों। ऐसे करके घरों का निर्माण दोस्तों किया जाता था उस समय। ठीक है दोस्तों, इतने उन्नत किस्म के आवास थे उस समय के कि आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज भी वॉश बेसिन हर घर में नहीं है, लेकिन हड़प्पा काल में वॉश बेसिन लगभग हर घर के स्नानागार में प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो आप इससे उस समय की उन्नत संस्कृति का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कृषि। उससे पहले हमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट देखना होगा, विशाल स्नानागार। दोस्तों जो महत्वपूर्ण स्थल जो हमें प्राप्त हुए हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम जानते चलेंगे। जैसे है विशाल स्नानागार, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया। ये मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुआ है और यह पक्की ईंटों से बना है और यह दुर्ग क्षेत्र में प्राप्त हुआ था दोस्तों। इसके बाद में इसका निर्माण पक्की ईंटों से दुर्ग क्षेत्र में किया गया था। इसके मध्य में स्थित स्नान कुंड है। कुछ के पूरब दिशा में बड़ा कुआं बनाया गया है। इस विशाल स्नानागार का उपयोग सार्वजनिक रूप से धर्मानुष्ठान एवं संबंधी स्नान होता था। धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए किया जाता था दोस्तों। जॉन मार्शल ने स्नानागार को एक सेकंड दोस्तों, जॉन मार्शल ने विशाल स्नानागार को विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। यह जल पूजा का एकमात्र साक्ष्य है दोस्तों
जो अभी तक प्राप्त है। इसका महत्वपूर्ण जो है सबसे पॉइंट वो ये है कि ये मोहनजोदड़ो समय प्राप्त हुआ था और ये पक्की ईंटों से बना हुआ है दोस्तों, विशाल स्नानागार। इसका हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कृषि। हमें चावल के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। चावल उत्पादन के साक्ष्य लोथल व रंगपुर से दोस्तों हमें मिले हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है गन्ने का हमें कोई भी साक्ष्य यहाँ से नहीं मिला है। लोथल और सौराष्ट्र से बाजरे की खेती एवं रोजरी गुजरात से रागी के विषय में साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों विश्व में कपास उगाने वाले सिंधुवासी प्रथम थे। इसलिए मेसोपोटामिया में कपास के लिए सिंधु शब्द का प्रयोग किया जाने लगा और यूनानियों ने इसे सिंडन शब्द कहा, जो सिंधु शब्द का यूनानी रूपांतरण था दोस्तों। ठीक है, तो जो कपास उगाने का श्रेय है वो भारतीयों को ही जाता है दोस्तों। सर्वप्रथम जो कपास है वो भारतीयों ने ही उगाया था। सिंधुवासी हल के प्रयोग से परिचित थे। कालीबंगा के प्राग स्थित स्तर के हल जुते हुए खेत हमें सरसों के साक्ष्य मिलते हैं। कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत और सरसों के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं दोस्तों। इसके बाद में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से बहावलपुर जिले में स्थित चोलिस्तान व भारत के हरियाणा में स्थित बनवाली से मिट्टी का बना हुआ खिलौना हल मिला है दोस्तों। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल से लोग परिचित थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों पशुपालन। पशुपालन सिंधुवासी हाथी व घोड़े से परिचित थे, लेकिन उन्हें पालतू बनाने में असफल थे दोस्तों, उन्हें पालतू नहीं बना पाया था। सुरकोटदा में घोड़े के अस्थि पंजर व राणा घुंडई में घोड़े के दांत हमें प्राप्त हुए हैं दोस्तों। लोथल व रंगपुर में घोड़े की मूर्तियां हमें मिलती हैं दोस्तों। सिंधुवासियों को गेंडा, भारत की गेंडा का एकमात्र प्रमाण मिलता है, आमरी से मिलता है दोस्तों। बंदर, भालू, खरहा जंगली जानवरों का भी ज्ञान इन्हें हो चुका था। इसकी पुष्टि मोहरों, ताम्रगश्तियों पर अंकित चित्रों से हमें होती है। शेर का कोई भी साक्ष्य हमें नहीं मिला है दोस्तों। इनमें सबसे महत्वपूर्ण यह है दोस्तों कि हमें हाथी और घोड़े का ये परिचित हो गए थे हाथी व घोड़े से, लेकिन इसके साक्ष्य लेकिन इन्हें पालतू बनाने में सक्षम नहीं हुए थे। नेक्स्ट है दोस्तों इन्हें शेर का कोई भी इस समय साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होता है। सुरकोटदा से घोड़े के अस्थि पंजर हमें प्राप्त होते हैं और राणा घुंडई से हमें घोड़े के दांत और जबड़ा प्राप्त होता है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों पशुपति की मुहर। दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्राप्त यह मुहर हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव मुहर को जॉन मार्शल ने अर्ध शिव की संज्ञा दी है दोस्तों। इसमें एक त्रिमुखी पुरुष को चौकी पर बैठाए हुए दिखाया गया है दोस्तों। इसके सिर में सींग है और कलाई से कंधे तक दोनों भुजाओं में चूड़ियों से युक्त है दोस्तों। इसके दाईं ओर बाघ व हाथी है, बाईं ओर गैंडा व भैंसा है दोस्तों। चौकी के नीचे 2 हिरण उत्कीर्ण हैं। ये देखिए, इसमें आप देख सकते हैं चौकी के नीचे 2 हिरण दोस्तों उत्कीर्ण हैं। इस प्रकार से इसमें कुल 6 जानवरों की संख्या 6 है व 5 प्रकार के कुल जानवर हैं। इस आकृति को शिव हिंदू धर्म के रूप में माना गया है, जो योग की मुद्रा में दर्शाया गया है और पैरों के नीचे 2 मोर भी अंकित किए गए थे। ठीक है दोस्तों, प्रारंभिक धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद में रुद्र नामक देवता का उल्लेख मिलता है, जो बाद में पौराणिक कथाओं में शिव के लिए प्रयुक्त नाम है। लेकिन शिव के विपरीत रुद्र को ऋग्वेद में ना तो पशुपति, मवेशी स्वामी और ना ही योगी के रूप में दिखाया गया है, ना ही ध्यान पुरुष के रूप में और ना ही मवेशी स्वामी के रूप में हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है, शिव जी के अध्ययन में मिलता है। ठीक है दोस्तों, जो हमें खुदाई में प्राप्त हुई है पुरोहित राजा की मूर्ति दोस्तों, यह सेल खड़ी कांचली मिट्टी की बनी मूर्ति है, जिसमें पुजारी राजा की दाढ़ी करीने से संवारी गई है, लेकिन मूछें नहीं है दोस्तों। इसके बाद में यह तिपरिया छाप वाली शाल ओढ़े हुए है। तिपरिया छाप जो ये शाल है, यह तिपरिया टाइप की है, इसलिए इसे तिपरिया छाल कहा गया है। तिपरिया छाप वाला शाल ओढ़े हुए है और उसका जो बायां कंधा है वो ढका हुआ है, लेकिन दायां कंधा खुला हुआ है। देखिए दोस्तों, इसमें आप देख सकते होंगे कि बायां कंधा ढका है लेकिन दायां कंधा खुला हुआ है दोस्तों। इसके बाद में इसके नीचे पारदर्शी वस्त्र पहने हुए हैं। योगी के नेत्र अर्ध खुले हैं, निचले होठ मोटे हैं और इसकी दृष्टि नाक के अग्रभाग पर टिकी हुई है। इसकी दृष्टि दोस्तों नाक के अग्रभाग पर टिकी हुई है।
मस्तक पर गोल अलंकरण है। इस पत्थर मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है दोस्तों। यह मूर्ति हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त साक्ष्यों का अध्ययन किया है वो अधिकतर मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं। जैसे पशुपति मोहर भी हमें मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई थी दोस्तों। और इससे पहले हम लोगों ने विशाल स्नानागार का अध्ययन किया था, यह भी हमें मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ था दोस्तों। और ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशाल स्नानागार और पशुपति मोहर और पुरोहित राजा की मूर्ति, तीनों में मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है दोस्तों आज का हमारा सेशन यहीं तक होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास हमारी होगी सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार एवं वाणिज्य पॉइंट से। और दोस्तों अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, आप वहां से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और इस वीडियो को और इससे पहले वाली वीडियो के PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।